मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है मरीन पॉलिसी कंडीशंस। तो जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसमें क्या क्या क्लॉज होंगे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी मरीन पॉलिसी में इस तरीके के कंटेंट जो है वो हो सकता है। वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहला है रिस्क क्लॉज। रिस्क क्लॉज का मतलब ये है कि वो पॉलिसी ये बताएगी कि उस पॉलिसी के तहत कौन कौन से रिस्क कवर होंगे, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो कंपनी है वो किन रिस्क के अगेंस्ट कवरेज देगी एश्योर्ड पर्सन को। तो कोई भी रिस्क इसमें डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे स्ट्राइक है, चोरी है, थेफ्ट है, लीकेज है और सी पेरिल्स है। मतलब कई तरह के जो है समुद्र में यात्रा के दौरान एक्सीडेंट के चांसेस हैं या और किसी तरीके की मिस हैपनिंग के चांसेस हैं। तो उसके हिसाब से कौन कौन से रिस्क कवर होंगे वो सब इस रिस्क क्लॉज के अंतर्गत आएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा जनरल एवरेज क्लॉज। जनरल एवरेज क्लॉज का मतलब यहाँ पर है कि जनरल एवरेज लॉस जो हो सकता है अगर यात्रा के दौरान, तो उसका भी जिक्र इस पॉलिसी के तहत किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एफरेटमेंट। और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वो भी इसमें हम कंसीडर करेंगे। मतलब गवर्नमेंट की लॉ, गवर्नमेंट के नॉर्म्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके का क्लॉज डाला जाएगा। जनरल एवरेज जो लॉस होता है वो इस तरीके का लॉस है कि यात्रा के दौरान ऐसा लॉस जो सभी वहाँ पे यात्रा के दौरान जो भी सामान जिन जिन लोगों का जा रहा है, तो उन लोगों को मिलकर एक कॉमन जो उन्हें रिस्क बियर करना पड़ता है, उस कॉमन रिस्क के लिए जो क्लॉज डाला जाता है दैट इज़ जनरल एवरेज क्लॉज। और इस पॉइंट को हम आगे मरीन लॉसेस में और ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सक्लूजन क्लॉज। इसका मतलब ये है कि ऐसे कौन से रिस्क है जिनको कवरेज नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपकी पैकिंग में प्रॉब्लम है, आपने पैकिंग अच्छे से नहीं की जिसकी वजह से कोई लीकेज हो गया, आपकी मॉल इंटेंशंस हैं, यानी कि आपने जानबूझकर उस लॉस को क्रिएट करने की कोशिश की है। तो जो मैल इंटेंशंस होती हैं या फिर जो बैड इंटेंशन है या फिर फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटीज़ हैं आपके पार्ट पर, तो उसका कोई कवरेज जो है हमारी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। तो एक्सक्लूजन क्लॉज में ये सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं डालेंगे, मतलब पॉलिसी में कौन सी चीज़ें कवर नहीं होंगी उनका भी जिक्र एक्सक्लूजन क्लॉज के अंतर्गत किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिट क्लॉज। ट्रांजिट क्लॉज में ये होगा कि आपका जो इंश्योरेंस का कवरेज है वो कब से स्टार्ट होगा, जब से आपका वेयर हाउस से सामान जो है लीव करता है, यानी कि गोडाउन से सामान स्टार्ट होता है उसके और शिप में जाकर जब वो लोड होता है और उसके बाद भी जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो रास्ता है वो सारा जो है इसमें कवर होगा। तो ट्रांजिट क्लॉज में जब गुड्स जो हैं वेयर हाउस को लीव करेंगी और या फिर जहाँ पर उनको स्टोर किया जाएगा और कहाँ पे उसकी जर्नी टर्मिनेट होगी, जहाँ पे कंसाइनी को कंसाइनमेंट दिया जाएगा या उसका जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन क्लॉज। वैल्यूएशन क्लॉज में क्या होता है कि हम जिस सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसकी वैल्यू हम पहले से ही डिस्क्राइब कर देते हैं। ये मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो हमारा सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू होगा वो अगर हम पहले से ही क्लियर कर देते हैं तो उसे हम वैल्यूड पॉलिसी कहते हैं, और हमारा जो क्लेम होगा वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से आगे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम क्लॉज। प्रीमियम क्लॉज का मतलब है कि इंश्योरेंस करने के लिए हमारी इंश्योरेंस कंपनी हमारे से कंसिडरेशन के तौर पर क्या लेगी, प्रीमियम लेगी, और प्रीमियम हमेशा एडवांस में दिया जाएगा। और जिस दिन से प्रीमियम दिया जाएगा उस दिन से ही वो जो इंश्योरेंस है वो स्टार्ट समझा जाएगा और उसका जो रिस्क है वो एज्यूम किया जाएगा। तो प्रीमियम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैरीन इंश्योरेंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रीमियम जो है एक
लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी का जो मैरीन इंश्योरेंस कर रही है उसके लिए कंसिडरेशन के तौर पे काम करेगा। और ये कौन पे करेगा? इसको एश्योर्ड पर्सन पे करेगा। ठीक है। वेवर क्लॉज में हम देखेंगे कि जो भी कोशिशें की जाती हैं किसके द्वारा? एश्योर्ड एज वेल एज इंश्योरर के द्वारा। तो लॉस को कम करने के लिए इंश्योरर और एश्योर्ड पर्सन जो भी गुड्स को या चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं और इस तरीके से जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं उनको एक तरह से हम इस वेवर क्लॉज में डालते हैं। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो किसी भी दूसरी पार्टी के लिए हार्मफुल हो या हानिकारक हो या उसके लिए नुकसानदायक हो। तो वेवर क्लॉज में इस तरीके की चीज़ें डिस्कस होंगी। कोलाइजन क्लॉज में ये शिप का एक्सीडेंट जब हो जाए, मान लीजिए किसी और शिप के साथ इस टक्कर हो जाती है, तो इस तरीके का अगर कोई सीन बनता है तो उसमें भी क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है। लेकिन कोलाइजन क्लॉज में ये है कि फुल कवरेज नहीं मिलता, उसका एक परसेंटेज ही कवरेज क्लेम के तौर पर मिल सकता है। 9th पॉइंट इज़ कॉन्टिन्यूएशन क्लॉज। कॉन्टिन्यूएशन क्लॉज में ये होता है कि वैसे तो हमारा कई बार कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो टाइम पॉलिसी होती हैं, पर हम उसमें कॉन्टिन्यूएशन क्लॉज डालकर उसको तब तक बढ़ा सकते हैं जब तक हमारी यात्रा जो है ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है। तो जब तक वॉयाज कंप्लीट नहीं हो जाता है, चाहे हमारा टाइम ख़त्म भी क्यों ना हुआ हो, तो हम इस क्लॉज के को ऐड करके अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज। इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर जो भी सामान का नुकसान हुआ, जो मशीनरी का नुकसान हुआ, इक्विपमेंट्स का नुकसान हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? उन चीज़ों को रिप्लेस कर, जैसे इक्विपमेंट्स हैं या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो उसको रिप्लेस करना, दैट इज़ इंस्टीट्यूट रिप्लेसमेंट क्लॉज। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान में रखना है कि जो पैसा दिया जाएगा, जो सम पे किया जाएगा, वो उसकी कॉस्ट से ऑब्वियसली जो उसकी ऊपर कॉस्ट आनी है या रिप्लेसमेंट या रिपेयर होनी है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल जो लॉस होगा, वैसे तो देखो ये भी होता है कि जब वैल्यूड पॉलिसी होती है तो हम एक्चुअल जो हमने वैल्यू बता रखी है उससे ज़्यादा तो हम वैसे भी क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा एक्चुअल लॉस काफ़ी कम है तो या जितना भी है तो वो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्यू एंड लेबर क्लॉज, ये क्लॉज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पॉलिसी का। इसके अंतर्गत जो एश्योर्ड पर्सन है उसके पार्ट पर ये एक्सपेक्टेशन की जाती हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो लॉस को कम से कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसमें इस तरीके की जो है कुछ एक्टिविटीज़ आएंगी, तो इस क्लॉज के अंतर्गत जो है वो सारी एक्टिविटीज़ करेगा जो उसके लॉस को मिनिमाइज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो भी खर्चा आता है उसके लॉस को कम करने के लिए जो वो प्रयास करता है, तो उसमें जो खर्चा आता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको कवरेज देती है। तो ही कैन रिकवर ऑल दीज एक्सपेंसेस या रीजनेबल चार्जेस फ्रॉम इंश्योरर। एंड द लास्ट वन इज़ इंसॉल्वेंसी एक्सक्लूजन। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको आपकी इंसॉल्वेंसी से होने वाले नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर सकती, ऐसा कोई कवरेज हमें नहीं मिलता। तो हाँ, नॉर्मल जैसे शिप में यात्रा जो कर रहे हैं या सामान जो हम एक जगह से दूसरी जगह दे रहे हैं, तो जो वेस्टेज होती है, नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, उसका कवरेज मिलता है, इंसॉल्वेंसी का कोई कवरेज नहीं मिलता है। तो अगर इंश्योर्ड पर्सन या अगर इंसॉल्वेंट हो गया है और उसकी वजह से जो नुकसान उसको होता है उसका कोई कवरेज आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देगी। तो ये तो था हमारा क्या, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की कुछ कंडीशन या कुछ क्लॉजेज जो उसकी पॉलिसी का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीमियम। अभी प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब वो अमाउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करती है अगेंस्ट कवरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। जो किसके रिस्क हैं? एश्योर्ड पर्सन के। तो एश्योर्ड पर्सन को शिप के यात्रा के दौरान में भी जो भी इन फ्यूचर हो सकते हैं रिस्क, उनसे
सुरक्षा प्रदान करने का, उनकी भरपाई करने का, उनको कॉम्पनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी बदले में जो रिटर्न लेती है, जो कंसिडरेशन लेती है, दैट इज़ नोन एज प्रीमियम, राइट। सो एक इंश्योरेंस कंपनी का काम ही यही है कि वो आपको प्रीमियम दे के लेके आपसे और आपको आपके रिस्क को जो है कवर करेगा। तो ये एक उसका बिजनेस है। और अब ये जो प्रीमियम है ये वो डिपेंड करता है कि आपकी यात्रा कैसी है, आपकी यात्रा का टाइम कितना है, बड़ा है, कितनी लंबी यात्रा है, डेस्टिनेशन क्या है, किस तरीके के ओशियन में आपकी यात्रा स्टार्ट होगी, और क्या किस तरीके का सामान है आपके पास, आपकी पॉलिसी का टाइप क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी का नेचर क्या है, उसके आधार पर जो है प्रीमियम फिक्स होता है। आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके आधार पर आपका प्रीमियम फिक्स होता है, ठीक है। तो कोई भी इंश्योरर जो है वो रिस्क नहीं बियर करेगा या फिर आपको कवरेज देगा जब तक आप उसको प्रीमियम नहीं दे देते। तो प्रीमियम देने से ही रिस्क का जो है एक तरीके से हम अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी पे डाल देते हैं, वो तभी हो पाएगा अगर हम प्रीमियम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रीमियम हमेशा एडवांस में दिया जाता है, और जिस दिन प्रीमियम दिया जाता है उस दिन से ही रिस्क अज्यूम माना जाता है। अगर प्रीमियम हमने ज़्यादा दे दिया है तो रिफ़ंड भी हम ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डायरेक्टली इंश्योर्ड पर्सन के अकाउंट में जो है वो पैसा वापस कर देती है। अगर हम किसी एजेंट के थ्रू प्रीमियम दे रहे हैं तो एजेंट की ये ड्यूटी है कि वो 24 आवर्स के अंदर अंदर इंश्योरर को वो प्रीमियम जो है वो डिपॉजिट करा दे। ये कुछ जनरल सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं। फिर एक सेक्शन 33 है मरीन इंश्योरेंस का, वो ही कुछ नई बात बता रहा है। वो क्या है देख लेते हैं कि जहाँ पर देयर आर 2 पॉइंट्स। एक जगह है रिजनेबल प्रीमियम, दोनों जगह रिजनेबल प्रीमियम आपको दिख रहा होगा, पर एक जगह नॉर्मल प्रीमियम है, एक जगह एडिशनल प्रीमियम है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, दिस इज़ एडिशनल प्रीमियम। तो पहले पॉइंट में मैं बता रही हूँ क्या कि जब इंश्योरेंस के दौरान ऑब्वियसली इंश्योरेंस आप करेंगे तो प्रीमियम तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो जब प्रीमियम को डिसाइड करने का प्रोविज़न नहीं लिया गया, कोई सेट प्रोविज़न नहीं है, तो एक रीज़नेबल प्रीमियम, जैसे कई बार कोई भी चीज़ जब हम डिसाइड नहीं कर पाते तो एक रीज़नेबल लेवल पर हम चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे रिस्क में नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज क्या प्रीमियम लेती हैं, तो एक रीज़नेबल प्रीमियम जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे अगर प्रीमियम सेट नहीं हो पा रहा है तो। दूसरी बात है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस में एडिशनल प्रीमियम का प्रोविज़न होना चाहिए, पर वहाँ पे भी प्रीमियम सेट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर भी हम रीजनल एडिशनल प्रीमियम, ये तो हो गया रीजनल प्रीमियम जो नॉर्मल प्रीमियम है, और नीचे वाला हो गया एडिशनल प्रीमियम, क्योंकि एडिशनल प्रीमियम लेना है और वो अगर उसका भी प्रोविज़न नहीं सेट है तो हम रीजनल एडिशनल प्रीमियम जो है ले लेंगे। तो ये एक सेक्शन 33 था जो कुछ बताना चाह रहा था। और इसके अलावा सेक्शन 54 ये बता रहा है मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 का कि इंश्योरेंस करवाने वाले पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि वो टाइमली अपना प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करा दे, और इंश्योरेंस कंपनी बदले में उसको इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करेगी जिसमें वो सारी कंडीशन, सारे क्लॉजेस जो है वो लिखे गए होंगे, और ये एक तरीके से प्रूफ होगा एश्योर्ड पर्सन के पास कि उसका सामान का, उसकी शिप का इंश्योरेंस जो है वो हो गया है, करवा लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या प्रीमियम से ही रिलेटेड है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। अभी रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा ले लिया है या प्रीमियम जो है हमने किसी प्रोविज़न के तहत वापस करना है, तो उसका सीन क्या रहेगा, उसका सीन यही रहेगा कि ये एश्योर्ड पर्सन रिकवर कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से। अगर उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो वापस ले लेगा, और अगर मान लीजिए अभी दिया नहीं है और देना भी नहीं है तो वो अपने पास ही रखेगा, सिंपल सी बात है। इट मे बी रिटेन्ड बाय द एश्योर्ड इफ़ अनपेड। तो मान लीजिए प्रीमियम देना था, दिया नहीं है, आपके पास है, और बाद में एक सा प्रोविज़न आया कि अब आपको आगे नहीं देना है, तो आप उस प्रीमियम को नहीं देंगे, सिंपल सा फंडा है ये तो। फिर उसके बाद दूसरा जो आ रहा है रिटर्न बाय एग्रीमेंट। मान लीजिए आपस में कोई उनका एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट के तहत अगर कोई प्रीमियम रिटर्न किया जाना है। अब प्रीमियम क्यों रिटर्न किया जाना है, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। तो मान लीजिए ऐसा कोई पहले से कुछ उन लोगों ने आपस में कुछ एग्रीमेंट कर रखा है जिसके तहत पर्टिकुलर घटना के घटित होने पर प्रीमियम वापस होगा,
ठीक है। तो अगर वो सर्टेन इवेंट हैपन उसकी हैपनिंग हो जाती है तो जो प्रीमियम है वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है, किसको, एश्योर्ड पर्सन को। ओके। उसके अलावा फिर नेक्स्ट आ रहा है रिटर्न फॉर फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। तो फेलियर ऑफ कंसिडरेशन का मतलब यही है कि इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट पर मान लीजिए सर्विसेज प्रोवाइड करने में कुछ खामियां रही हैं या उसके पार्ट पर ही कुछ ऐसी बात रही है जिसे हम अपने कंसिडरेशन का फेलियर मानेंगे, यानी कि जो कंसिडरेशन उसने हमसे लिया और उसके बदले में वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर ये देखना पड़ेगा एश्योर्ड पर्सन के पार्ट पर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हुई हो और प्रीमियम का जो कंसिडरेशन है, राइट, प्रीमियम जो कंसिडरेशन के तौर पे है वो फेल हो गया। यहाँ पे फेल का मतलब कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट पर कुछ ऐसी बात हुई है जिससे प्रीमियम अब हमें वापस मिलना चाहिए, तो प्रीमियम जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर पार्ट फेल हुआ है, पर्टिकुलर सर्विसेज का एक पोर्शन हम प्रोवाइड नहीं कर पाए या कहीं किसी पर्टिकुलर पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उस पोर्शन से रिलेटेड ही प्रीमियम सिर्फ रिटर्न होगा, सारा प्रीमियम रिटर्न नहीं होगा। तो ये रिटर्न के केस में जो है इस तरीके की बातें हमें ध्यान में रखनी है। रिटर्न जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा एश्योर्ड पर्सन को दिया जाएगा जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम और प्रीमियम कैलकुलेशन मेथड्स। देखिए, प्रीमियम कैलकुलेशन करते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमारी यात्रा कितनी लंबी है, हमने कौन सी पॉलिसी ली है, हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्वांटिटी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, हमारे शिप की नेशनैलिटी क्या है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। नाउ देयर आर 3 मेथड्स जो हम किस हिसाब से प्रीमियम जो है डिसाइड करेंगे। एक है जजमेंट रेटिंग, क्लास रेटिंग और मेरिट रेटिंग। जजमेंट रेटिंग में नाम से क्लियर हो रहा है कि हम सिर्फ जज करके क्लियर कर रहे हैं, हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, हमने किसी स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कुछ इस तरीके का होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वहाँ हम एक एक फैक्टर को जज मतलब सबका इकट्ठा प्रीमियम निकालना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो हम एक जजमेंट के आधार पर इमेजिनरी मतलब फिगर ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है, और उसके आधार पर जो है हम अपना जज कर लेंगे कि कितना लॉस होने के चांसेस हैं, उसके आधार पर प्रीमियम जो है डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा है क्लास रेटिंग। अब यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हम प्रीमियम को बाकायदा जज वैल्यू कर सकते हैं उसकी, और देयर आर वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक प्योर प्रीमियम मेथड और एक है लॉस रेशियो मेथड। जो हमारा प्योर प्रीमियम मेथड है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने देखना है कि रिस्क कितने फैक्टर्स से हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो रिस्क जिसमें रिस्क का एक्सपोजर ज़्यादा है या कम है। तो हम हर जो भी हमारी यूनिट्स होंगी, हमारी जो एक्सपोजर यूनिट्स हैं जिनको रिस्क हो सकता है, और हर फैक्टर को अलग अलग देखेंगे और उसके आधार पर स्टैटिस्टिकल टूल्स के आधार पर हम सबका अलग अलग जो है प्रीमियम निकाल के, अगर आप चाहें तो मतलब या तो फिर ये है कि आपके पास अगर टोटल प्रीमियम आपने मैनेज कर लिया तो और आप हर उसको टोटल यूनिट से जब डिवाइड कर देंगे तो आपका एक यूनिट का प्रीमियम आ जाएगा। मान लीजिए अगर आपको 1 यूनिट का निकालना है तो आप टोटल प्रीमियम को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे और अलग अलग प्रीमियम आपका निकल आएगा, ठीक है। तो ये है प्योर प्रीमियम। इसमें कभी कभी हमें कुछ चार्जेस ऐड करने पड़ते हैं, उन्हें हम लोड चार्जेस कहते हैं। तो जो भी हमारे एक्चुअल लॉसेस हैं वो उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे एक्सपेंसेस की, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एक्सपोजर यूनिट्स के साथ, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा लॉस रेशियो मेथड। यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा छिप गया है। लॉस रेशियो मेथड में हमने क्या करना है, एक्चुअल जो भी लॉस होगा, जो भी एक्चुअल क्लेम्स होंगे, ठीक है, लॉस ये हमारे पास 2 रेशो हैं, एक होगा एक्सपेक्टेड लॉस रेशो और एक है एक्चुअल लॉस रेशो। एक्चुअल लॉस रेशो कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल क्लेम्स होंगे, ठीक है, और उसको हम जो भी हमारा उसमें प्रीमियम होगा उससे हम उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो है
कौन से वाले से आ जाएगा, लॉस रेशो मेथड में आ जाएगा। फिर से मैं बता रही हूँ, आपने इनकर्ड लॉसेस, एक तरीके से एक्चुअल लॉस रेशो का जो मेथड है मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। इनकर्ड लॉसेस, जो भी लॉसेस इनकर हुए हैं पहले या अभी, एक्चुअली अभी मान लीजिए जो लॉस हुए हैं वो, ठीक है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे अर्नड प्रीमियम के साथ, जो हमने प्रीमियम अर्न किया है वो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा एक्चुअल लॉस रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर भी हमारा जो है प्रीमियम डिसाइड होता है। दूसरी बात है, आप देख सकते हो यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज एक्सपेक्टेड लॉस रेशो। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला एक्चुअल लॉस रेशो कैसे निकाला, इनकर्ड लॉसेस प्लस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय अर्न प्रीमियम। ठीक है, तो लॉस रेशो क्या है हमारा, टोटल लॉसेस जो इनकर हुए हैं, जो क्लेम आया है हमारे पास, जो लोगों ने क्लेम किया है उस टोटल लॉसेस को हमने डिवाइड किया है जो भी हमने प्रीमियम अर्न किया। ठीक है, जब हम इस तरीके का करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल लॉस रेशो आ जाता है। एक्सपेक्टेड लॉस रेशो में हम क्या करेंगे, 100% जैसे हमने मान लिया, माइनस हम करेंगे लॉडिंग परसेंटेज। ठीक है, तो अगर एक्चुअल लॉस रेशो और एक्सपेक्टेड लॉस रेशो में कोई अंतर पाया जाएगा, अब आप ये देखो, एक्चुअल लॉस रेशो मान लीजिए आया है हमारा 50 और एक्सपेक्टेड लॉस रेशो हमारा आया है 40, तो हम 50 माइनस 40/50 करेंगे और इस तरीके से हमारा रेट चेंज आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारे एक्चुअल लॉस रेशो में और एक्सपेक्टेड लॉस रेशो में अंतर आता है तो उस अंतर का मतलब ये होता है कि रेट हमारा जो है वो बदला है। ठीक है, ठीक है, अब रेट अगर बदला है तो हम हमारे प्रीमियम को फ्यूचर में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे इस रेट के हिसाब से जो चेंज हुआ है। फिर से मैं बता रही हूँ, एक बार हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया है अपने प्रीमियम को 3 मेथड्स में हमने देखा। सबसे पहले हमारा जजमेंट रेटिंग था। जजमेंट रेटिंग में हमने कहा हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है क्योंकि हम लॉस को इमेजिन नहीं कर सकते, हम अलग अलग फैक्टर्स का लॉस नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा जज करना पड़ेगा, पास्ट एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा और उसके आधार पर हम ये मान लेंगे कि हाँ हमें इतना प्रीमियम लेना है। जो हमारा क्लास रेटिंग है उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक है प्योर प्रीमियम मेथड और एक है लॉस रेशो मेथड। जो हमारा प्योर प्रीमियम मेथड है उसमें हमने करना है टोटल लॉसेस को डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, नंबर ऑफ यूनिट्स वो जिनको रिस्क हो सकता है। ठीक है, और लॉस रेशो में हमने क्या करना है, इनकर्ड लॉसेस, जो लॉसेस हो गए हैं प्लस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस और डिवाइड करेंगे हम अर्न प्रीमियम के साथ। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, लेकिन हमने एक्सपेक्टेड लॉस रेशो भी देखना है। एक्सपेक्टेड लॉस रेशो का हमने फिर कंपेयर करना है एक्चुअल से और इस तरीके से हमने एक रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज। तो अगर ऐसा कोई रेट आता है, चेंज का रेट आ गया, यानी कि दोनों में कुछ बदलाव आया, दोनों में अंतर है, ठीक है, तो उससे हम अपने प्रीमियम को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास रेटिंग। नेक्स्ट इज़ हमारा मेरिट रेटिंग। अभी मेरिट रेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ हम प्रीमियम जो डिसाइड करेंगे वो हम इंडिविजुअल कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से करेंगे, जैसे कहते हैं ना कस्टमाइज़ करना। तो यहाँ पर कस्टमाइज़ करना हम देखेंगे कि ये हमारा कस्टमर है और ये कितनी बार पहले यात्रा कर चुका है, इसके कितने पास्ट ईयर्स में लॉसेस हुए हैं, एवरेज क्या है इसके लॉसेस की। तो इसके अंतर्गत भी हम इन मेथड्स को 2 पार्ट्स में बांटेंगे। एक शेड्यूल्ड रेटिंग है, आप देख सकते हो, शेड्यूल्ड रेटिंग एंड कौन सी वाली, एक्सपीरियंस रेटिंग। ठीक है, शेड्यूल रेटिंग में हम देखते हैं कि हमारा प्रीमियम उसके पुराने जो पास्ट में लॉस हुए हैं उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे और एक्सपीरियंस रेटिंग में हम 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के लॉस का एवरेज ले लेंगे, उसके आधार पर हमारा प्रीमियम डिसाइड होगा। तो ये एक तरीके से कस्टमाइज्ड तरीका है। इसके आधार पर हम इंडिविजुअल कस्टमर के पास्ट को रीड करते हैं और देखते हैं कि वो पहले कितना क्लेम लेता आया है या कितने लॉसेस का उसका हिस्ट्री रही है, उसके आधार पर हम प्रीमियम डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस नाम से क्लियर हो रहा है कि हमने 2 बार है, लेकिन यहाँ पर 2 बार का मतलब नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल भी हो सकता है। अगर हम अपने
हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बजाय हमने इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ ली है एक से ज़्यादा, तो उसे हम डबल इंश्योरेंस कह सकते हैं। जैसे अगर आपके मान लीजिए 50 करोड़ का सामान जा रहा है शिप से और आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, तो आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी और ले ली किसी और कंपनी से और दोनों को मिलाकर आपने 50 करोड़ का या 60 करोड़ का आपने इंश्योरेंस करा लिया, तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। आप डबल इंश्योरेंस ले रहे हैं और ये डबल इंश्योरेंस भी कौन सा है, ओवर इंश्योर्ड है। आप देख सकते हैं दैट इज़ ओवर इंश्योर्ड, क्योंकि आपने एक से ज़्यादा जब पॉलिसी ली तो आपने उसकी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से भी ज़्यादा का इंश्योरेंस करवा लिया। आपका सामान तो था 50 करोड़ का, लेकिन इंश्योरेंस आपने 60 करोड़ का करवा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक अपनी सेफ्टी के लिए होता है कि मान लीजिए भगवान ना करे या गॉड फॉरबिड अगर आपका सामान सारा ही ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपको 50 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, या जो भी उनकी पॉलिसी होगी उसके हिसाब से आपका पैसा इतना वापस आ जाएगा कि आप रिकवर कर पाओ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 50 करोड़ का नुकसान होगा तो दोनों पॉलिसी होल्डर से, क्योंकि आपने 60 करोड़ की पॉलिसी ली है तो आपको 60 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस की बात अलग होती है। लाइफ इंश्योरेंस में आप अगर एक से ज़्यादा लोगों से इंश्योरेंस करवा लेते हो तो आपको पूरा पूरा पैसा मिलता है, क्योंकि लाइफ का हम हम कंपेयर अपनी प्रॉपर्टी अपनी एसेट्स के साथ नहीं कर सकते। लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको पैसों में नहीं तोला जा सकता। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने चाहे 10 जगह से भी करवा लिया है और डेथ के केस में आपको 10 के 10 जगहों से पैसे मिलेंगे और पूरे के पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उसमें जो है कम होगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया है, चाहे वो फायर इंश्योरेंस हो, चाहे वो मरीन इंश्योरेंस है, तो वहाँ पर तो आप ये देखेंगे ना कि जितना नुकसान हुआ है, अब नुकसान हुआ मान लीजिए आपको वो 50 करोड़ का, तो आपको 60 करोड़ कैसे मिल सकते हैं, हालांकि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 60 करोड़ की ले रखी है। तो एक्चुअल लॉस जितना ही आपका क्लेम बनेगा, लेकिन ये ध्यान में रखिए अगर आपने सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से कम का इंश्योरेंस करवा रखा है तो फिर तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका लॉस हो गया 40 लाख का और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 30 लाख की, तो आपको 30 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ओवर इंश्योर्ड का मतलब यही होगा कि आपने मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस अगर आपने एक सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से ज़्यादा करवा लिया। ठीक है, तो उस केस में जो कि पहला ही पॉइंट बता रहा है कि अमाउंट जो होगा वो इंडेमनिटी जो होगा ही कैन नॉट क्लेम, क्लियर लिखा हुआ है ना, ही कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ क्लेम एक्सीडिंग द इंडेमनिटी, अपने लॉस से ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकता वो किसी भी हालत में। ठीक है, अब रह गई बात, जैसे 2 पॉइंट्स और हैं वैल्यूड और अनवैल्यूड पॉलिसी के बारे में। वैल्यूड पॉलिसी में ये है कि अगर वैल्यूड पॉलिसी में तो ये होता है ना कि आप सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू पहले से ही बता देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वैल्यूड पॉलिसी आपने बताई और आपने एक जगह आपकी पॉलिसी का जो है इंश्योरेंस है 30 लाख का और एक जगह आपने 10 लाख का करवा लिया। आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की वैल्यू जो है वो मान लीजिए 40 लाख लगाई है, तो 30 लाख का एक जगह करवा लिया और 10 लाख का एक जगह करा लिया, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब रह गई बात, जब मान लीजिए कल को लॉस हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए 20 लाख का लॉस हो गया, तो 20 लाख का लॉस है तो प्रोपोर्शनेटली दोनों कंपनीज देंगी। जैसे जिसने 30 लाख का दे रखा है प्रोपोर्शनेटली देगा, जिसने 10 लाख का इंश्योरेंस कर रखा है वो भी प्रोपोर्शनेटली देगा। ऐसा नहीं है कि 30 लाख जिसने कर रखा है इंश्योरेंस वो 20 का 20 वही दे देगा, ऐसा नहीं होगा। वो हमारे हाथ में होता है कि हम कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को चूज़ करते हैं, लेकिन हमारे चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरी इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल बच जाएगी। ठीक है, बचने का मतलब होता है उसको कुछ पैसा तो उसको भी कवरेज देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने उससे भी प्रीमियम दे रखा है। तो 2 कंपनी से या 2 से ज़्यादा कंपनी से जब आप या 2 से ज़्यादा पॉलिसीज़ आप लेते हो, आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी ले सकते हो, 2 से ज़्यादा पॉलिसी आप ले लेते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने क्लेम को प्रोपोर्शनेटली अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी पॉलिसी के तहत ले सकते हो, लेकिन वो उस क्लेम का पैसा वो आपस में प्रोपोर्शनेटली शेयर करेंगे। ठीक है, अनवैल्यूड जो पॉलिसी होती है उसमें सब्जेक्ट मैटर का पैसा बताया ही नहीं जाता, उसकी वैल्यू बताई ही नहीं जाती। तो एक जगह आपने क्लेम लिया, दूसरी जगह आप बैलेंस ही लोगे, लेकिन उस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू सब्जेक्ट मैटर की क्या है, मतलब लॉस क्या है, किस हिसाब से हुआ है, उस हिसाब से ही आप बाकी वाली दूसरी पॉलिसी से पैसा ले सकते हो। फिर तीसरा और चौथा पॉइंट ये कह रहा है
कि आपको अगर एश्योर्ड को जो है ज़्यादा अमाउंट मिल गया है गलती से, तो भी ये उसकी ईमानदारी है कि उसको अपने पास जो है उस पैसे को संभाल के रखना है और अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी को वापस करना है जिसने पैसा ज़्यादा दे दिया है। मतलब ये आपका ट्रस्ट वाला मामला हो जाता है। इसमें ये नहीं है कि आप सारा पैसा चुपचाप अपने जेब में रख लेंगे और इंश्योरेंस कंपनी कोई क्लेम नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा जो है डबल इंश्योरेंस वाला पॉइंट। और डबल इंश्योरेंस वाले पॉइंट का हमने क्लियर कर दिया कि आप एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकते हो, इंडिपेंडेंट पॉलिसी ले सकते हो, एक से ज़्यादा कंपनी से ले सकते हो, लेकिन आपका लॉस जो है, जो आपका कवरेज होगा एक्चुअल लॉस के जितना ही होगा। और बेशक से आपने ओवर इंश्योर्ड करवा रखा है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, हानि रक्षा का अनुबंध है, तो जितनी हानियाँ होंगी, देखिए इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस से पहले एश्योर्ड पर्सन जिस हालत में था वापस इंश्योरेंस में मतलब उसकी जो नुकसान होता है, नुकसान के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको वापस उसी हालत में खड़ा कर देगी। ये है मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी हानि से आपको लाभ होने वाला है। आपका 10 रुपये का नुकसान होगा तो आपको 10 रुपये ही मिलेंगे, आपको 10 के 12 या 11 नहीं मिलेंगे। आपको उस 10 रुपये के लॉस से कोई 1 या 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं देने वाली इंश्योरेंस कंपनी। बस आपको ये बताने वाली है कि आपको पहले आपके पास 10 रुपये थे, कोई बात नहीं, आपका नुकसान हो गया 5 रुपये का, तो आपको 5 रुपये दे देंगे ताकि वापस आपके पास 10 रुपये हो जाए। तो ये इंडेमनिटी का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हमने ज़रूर ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।